जी जनाब, अब सेगमेंट 3 की बात करते हैं। अब हम बात करेंगे अब अपने तीसरे सेगमेंट में तो जो हम आपसे बात करने लगे हैं वो है हमारा जनाब जो चीज़ हमारी रेगुलर चल रही है वो है स्टडी वीज़ा। स्टडी में आप आज़रबाईजान भी अप्लाई कर सकते हैं, स्टडी में यूक्रेन तो नॉन स्टॉप चल रहा है। उसके बाद स्टडी में इटली का जो मैंने लगाया था पोस्टर वो ख़त्म हो चुका है। वो हमारे उन स्टूडेंट्स के लिए था जिन्होंने स्कॉलरशिप अप्लाई करनी थी। नॉर्थ साइप्रस का स्प्रिंग एडमिशन ओपन है और इसके अलावा हमारे पास रशिया का है और देन हमारे पास जो है वो ऑस्ट्रेलिया का है। ऑस्ट्रेलिया का विद और विदाउट आइल्स है कि जो बच्चों के 60 अबव परसेंटेज है विदाउट एनी गैप है तो दे कैन ईज़िली अप्लाई फॉर ऑस्ट्रेलिया। अच्छा, और इसके अलावा रोमानिया में मैंने 2-3 नए सेक्टर भी पोस्ट किए हैं जिसमें रोमानिया में स्टील मिल है। स्टील मिल में आप जानते हैं फर्नेस के पास खड़े होकर काम करना होता है, लेकिन चूँकि रोमानिया का टेम्परेचर ज़्यादातर माइनस में रहता है तो मैं समझती हूँ कि स्टील मिल में काम करना एक नेमत से कम नहीं है। तो आप जो है वो उस पर भी कर सकते हैं जो लोग स्टील मिल में काम करने का तजुर्बा रखते हैं या स्टील मिल में काम करना चाहते हैं। अच्छा, बात होती है कि जी 550 यूरो और 600 यूरो तो पाकिस्तानी करेंसी में जब कन्वर्ट करते हैं तो वो इतने बनते हैं। तो देखिए जी, अलाउंसेस वगैरह और आपकी ओवर टाइम को मिला के तकरीबन स्टार्टिंग सैलरी पाकिस्तानी 1.5 लाख रुपए तक बन जाती है, जिसमें खाना जो है वो यूरोपियन कंट्री कभी नहीं देती है। रिहाइश, ट्रांसपोर्टेशन, मेडिकल इंश्योरेंस देती है, टीआरसी देती है और हमारे लगाए हुए काम पे ये शर्त होती है कि आपको 2-4 महीना वहाँ काम करना है, क्योंकि हमारे यहाँ से जाने वाले फ़ौरन से पेशतर जो है वो गायब हो जाते हैं। तो इस वजह से कंपनीज़ हमें जो है वो फिर कोटा देना बंद कर देती है और हम भी अंडर द अम्ब्रेला ऑफ पाकिस्तान एम्प्लॉयमेंट ब्यूरो ऑफ और एम्प्लॉयमेंट जो है ओवरसीज़ एम्प्लॉयमेंट ब्यूरो है उसके अंडर द अम्ब्रेला हम भी काम करते हैं, क्योंकि हम टूरिज़्म लाइसेंस रखते हैं तो हम डायरेक्ट काम नहीं कर सकते। हमें पाकिस्तान के ओवरसीज़ का जो की हेल्प लेना होती है हर हाल में, जिसमें प्रोटेक्टर करवाना पड़ता है, जिसमें नुमाइंदे की गाइडलाइन लेनी होती है। और ये हकीकत मैं आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि बहुत सारे लोगों को ख़ुद भी ये बात नहीं पता होती है, तो ये और नॉलेज देना बहुत ज़रूरी होता है। देन आगे इस सेक्टर में ये है कि बिल्कुल रोमानिया के लिए मैंने फ़ीमेल्स की भी जॉब निकाली थी, लेकिन हमारी फ़ीमेल्स जो हैं वो शायद समझ नहीं पा रही हैं कि ये गोल्डन चांस है। ये वो तमाम ख़वातीन जिनके शौहर जो हैं वो यूरोप में हैं और वो ख़ुद नहीं जा सक रही हैं, तो उनके लिए ये बेस्ट चांस है। मुझे होटल के लिए जो है वो औरतें चाहिए रेस्टोरेंट के हवाले से, तो वो अगर अप्लाई करेंगी तो ये उनके 2 तरीके हो जाएंगे, यानी कि वहाँ से पहुँच के वो उनके अपने हस्बैंड तक भी उनकी एक्सेस हो सकती है। लीगल स्टेटस की बात कर रही हूँ मैं, कोई इलीगल बात नहीं कर रही हूँ। और देन उनको जॉब भी मिल जाएगी। और वैसे भी अगर कोई शेफ़ वगैरह हैं तो ज़रूर, कोई शेफ़ है, कोई किचन हेल्पर है तो वो ज़रूर अप्लाई करें, क्योंकि जो है वो हमें किचन हेल्पर की ज़रूरत है रोमानिया में। ठीक है जनाब, फ़ीमेल्स की। अब मेल की तरफ आ जाइए। मेल का सिर्फ कंस्ट्रक्शन कंपनी की जॉब होती है, सम टाइम पैकिंग हेल्पर की होती है, सम टाइम जो है वो उसकी होती है क्या कहते हैं फैक्ट्री वर्कर्स की होती है। इससे ऊपर की जॉब्स ना पहले कभी आई हैं ना आएंगी। ये जॉब भी आजकल बहुत सुस्ती से निकल रही है, क्योंकि ऑब्वियसली सी बात है उनके आस पड़ोस के ममालिक खुल गए और पाकिस्तान के पासपोर्ट की वर्थ जो है वो आम पासपोर्टों के वर्थ से ज़रा कम है। इस वजह से हमारे पासपोर्ट को प्रोसेस होने में टाइम लग जाता है, लेकिन हम भी एम्बेसी के पाबंद है। ये बात माना कीजिए कि हम भी एम्बेसी के पाबंद हैं। एम्बेसी हमें वर्क परमिट भेजेगी तो हम आपको आगे भेजेंगे, और जब तक वो नहीं भेजती है आपको इंतज़ार करना पड़ेगा, क्योंकि बैक मारने की सूरत में हम वकील को ये नहीं कह सकते कि मेरा क्लाइंट अब थक गया है, सुनो भाई तुम पैसे वापस करो तो हमारे। तो जब आप कदम बढ़ाए तो सोच समझ के बढ़ाइए, वरना मत बढ़ाइए।
इंतज़ार करना पड़ता है। 3 साढ़े 3 महीना 4 महीना लग जाते हैं। डिपेंड करता है कि आपके का जो है वो एप्लीकेशन नंबर क्या है, उस एप्लीकेशन नंबर के हिसाब से ही आपका प्रोसीजर होता है। ठीक है जनाब, अब आ जाइए आगे बात करते हैं कि बहुत सारे ई वीज़ाज़ है। देखिए ई वीज़ाज़ काफ़ी लोगों के साथ मेरी डिस्कशन होती है, बड़ी बड़ी कंट्रियों के वो ई वीज़ाज़ जो है वो सेल आउट कर रहे होते हैं, लेकिन उन कंट्रियों के ई वीज़ाज़ लेने से आप लोग गुरेज कीजिएगा, इसलिए कि वो ई वीज़ा लेने के बाद जब आप एयरपोर्ट पहुंचते हैं तो एयरपोर्ट पे उन बड़ी कंट्रीज़ की एयरपोर्ट से आपको डिपोर्ट तो बेशक नहीं किया जाता, लेकिन आपको पहले जो है वो उसमें सिक्योरिटी पे ले सिक्योरिटी चेक पे ले जाया जाता है और फिर उसके बाद लामोहला आपको वापस निकाल दिया जाता है। जैसे मोल्दोवा हो गया, जैसे ऑस्ट्रेलिया हो गया, जैसे सुरिनाम हो गया, जैसे अंडोरा हो गया, इन सब के जो ई वीज़े निकलते हैं वो ई वीज़े बेसिकली हमारे लिए किसी काम के लिए नहीं होते, हमारे लिए जस्ट पीस ऑफ पेपर होते हैं। तो लिहाजा मैं कल भी ये कहूँगी, जिस तरह सियासत के लिए सियासी बैकग्राउंड ज़रूरी है, उसी तरह वीज़ा असेसमेंट के लिए आप पीछे से जाके बंदे का बैकग्राउंड चेक कीजिए। मैं ये नहीं कहती कि आप ये देखिए कि मैं घर में खाती क्या हूँ, पहनती क्या हूँ, मेरे बच्चे कितने हैं, मेरे शौहर का है, मेरी सास का है। आप मेरे मुझ जैसे तमाम लोगों से अप्लाई कराने से पहले उसका बैकग्राउंड देखिए कि क्या वो पहले से वीज़ा असिस्टेंस देता आया है, क्या उसका किसी वीज़े के इदारे से ताल्लुक़ रहा है, क्योंकि हर शख्स पैदाइशी मालिक तो नहीं बन जाता ना। मैंने भी अपनी ज़िंदगी की इब्तिदा एक टीचिंग जॉब से की थी। मैं प्ले ग्रुप की हेल्पर से मैंने इब्तिदा की, फिर उसके बाद मैंने कोर्सेज़ किए, आगे बढ़ती गई, फिर कंसल्टेंसी किया, फिर मैं अपना कस्टमर सर्विस सीखी, फिर टेली मार्केटिंग सीखी, फिर मैं बड़े बड़े इदारों में पाकिस्तान के और सबसे बड़े जेरीज़ में मैं ख़ुद सेल्स हेड रही हूँ। उसके साथ जेरीज़ वीज़ा डिपार्टमेंट, हॉलीडेज़, टूर पैकेजेस, उम्रा, हज, इन सब को मैंने देखा है कराची में। ठीक है, और मेरा अल्हम्दुलिल्लाह आज तक वो विज़िटिंग कार्ड मैंने रखा है अपना। तो बताने का मतलब ये है कि जब आप केस अप्लाई करने हैं, देखिए मैं भी एक मुकाम पे आके रुक गई हूँ, मेरा भी आज़रबाईजान का केस रुका हुआ है, मेरे क्लाइंटों का भी रुका हुआ है। ठीक है, रीज़न एम्बेसी ने मना किया हुआ है। जब एम्बेसी देगी तो मैं ख़ुद ट्रैवल करूँगी और वहाँ से जाके आपको हाथ हिला रही होंगी कि जी मैं पहुँच गई। बाकी ये कि हम ख़बरों में रहें, हम मार्केट में रहें और हम उल्टी उल्टी ख़बरें लगाते रहें, तो मैं इस चीज़ से पहले भी इज्तनाब करती थी, क्योंकि मेरा मानना है कि राज़िक अल्लाह है। रिस्क मुझे कोई इंसान नहीं देगा, रिस्क मुझे मेरा खुदा देता है, और जो मेरे नसीब का रिस्क है वो मुझे मिलकर रहेगा। तो मेरे प्यारे भाइयों, काफ़ी अवेयरनेस आपको हो चुकी है। यूट्यूब पे आने वाली हर वीडियो को अमन्ना सदकना मत ले लिया कीजिए, ये फेसबुक पे आने वाली हर पोस्ट पे ऊपर यकीन ना कर लिया कीजिए। पहले उस बंदे का बैकग्राउंड देखा कीजिए कि वो कहाँ है और किस लेवल का है, और वो किस हद तक जा सकता है, और वो उसने कितना काम वीज़े का किया है। मैं देखिए इतना सच कौन बोलता है कि मैं आपके सामने खड़ी होकर बोल रही हूँ। इस वक्त मुझे कोई भी पहला शख्स बटन क्लिक करेगा पूरी दुनिया में देख सकता है, लेकिन मैं कह रही हूँ कि पाकिस्तान के मैंने खुद एप्लीकेशंस डाली हुई हैं, लेकिन अभी मुझे रिप्लाई नहीं आया अक्टूबर के बाद से, नवंबर में। तो आप देख लीजिए, मैं जो कि ख़ुद वीज़ा डिपार्टमेंट की हेड रह के निकली हुई हूँ, मेरा काम भी उस जगह स्टक हो जाता है जहाँ पे एम्बेसी मना कर देती है, कोई माई का लाल आपको नहीं भेज सकता। तो आप लोग सिर्फ ये देखिए कि आप जिससे अप्लाई करवा रहे हैं वो प्रोफेशनल वीज़ा ऑफिसर रहा है या नहीं रहा है, क्योंकि उसका कुछ नहीं जाएगा, आपका कुछ नहीं जाएगा, आपका कुछ नहीं जाएगा, उसके पासपोर्ट की जो है वो वर्थ ख़राब हो जाती है। एक दफ़ा जो पासपोर्ट पे आपके रिजेक्शन लग जाती है, या बग़ैर इंफॉर्मेशन दिए ही वो मोल्दोवा से आपको रवाना कर देते हैं, वापस आप एयरपोर्ट से निकाल दिए जाते हैं, तो सोचिए आपका क्या हाल होता है। पासपोर्ट आपका ख़राब होगा। ठीक है, मैं जानती हूँ बहुत सारे लोग फ्रस्ट्रेटेड हैं जो इस मुल्क से जाना चाहते हैं, ठीक है ना,
हालात ही ऐसे बन चुके हैं कि हर शख्स जाना चाहता है, लेकिन इसका कतई मकसद नहीं है कि आप जो है किसी गलत चीज़ की तरफ हाथ बढ़ा दें जिससे बेइज्जती और परेशानी आपको लाहक हो या आपके पासपोर्ट को लाहक हो। रोमानिया था, है, हो रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। यूक्रेन था, है, हो रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। अज़रबैजान ने सिर्फ स्टडी वीज़ा खोला है, दैट्स इट, और कुछ नहीं खोला। इस टूरिस्ट वीज़ा खुलेगा नहीं खुलेगा ये गॉड नोज बेटर। तुर्की में कोई जॉब अपॉर्चुनिटी नहीं थी, है, होगी। तुर्की से कोई रास्ता नहीं जाता, तुर्की की किमलिक पे कहीं कोई आप नहीं जा सकते। इसी तरह अब आगे आ जाइए कि ई वीज़ा लेते वक्त जब तक आपको विज़िटर रिसीव करने नहीं आता एयरपोर्ट पे, किसी का ई वीज़ा लेने से गुरेज कीजिए। यूट्यूब पे बहुत सारे लोग अपनी वीडियो सिर्फ इसलिए बनाते हैं ताकि उनकी कमाई होने लगे, लेकिन हमारा मकसद ये नहीं होता कि हम कमाई के लिए वीडियो बना रहे हैं। हम तो एक इदारा रन कर रहे हैं, हमने गवर्नमेंट को पैसे दिए हैं और लाइसेंस लिया है, तो हम ऐसी ओछी हरकतें क्यों करेंगे। लेकिन आप लोग हर एक किसी की वीडियो देख लेते हो, कहते हैं जी हमें बड़ी इन्फॉर्मेशन हो गई। अच्छा, पोलैंड पे काम, बड़ी बड़ी मिन्नतों बड़ी मुरादों के बाद मुझे पोलैंड के लिए काम मिला है बहुत, क्योंकि मैंने भी बहुत स्क्रूटनी की है, क्योंकि पोलैंड में जालसाजी बहुत होती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने पोलैंड पे काम किया है और पोलैंड की तरफ से मुझे अच्छा रिप्लाई आया है। तो आप लोग पोलैंड के लिए भी मुझसे रब्ता कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ ये 3 सेशन आपको पसंद आए होंगे। दुआ कीजिए कि मेरी सेहत बेहतर हो जाए, अच्छी हो जाए, और ये जो है वीकनेस ख़त्म हो जाए, तो मैं एक बार फिर से अपने फॉर्म में आके आप लोगों के साथ रोज़ाना जुड़ूँ और काम करूँ। जज़ाकल्लाह।